नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन। मैं हूं आपके साथ शीतल राज। यूपी में चुनावी महाभारत से पहले सांप्रदायिकता की सियासत एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस बार मसला उठाया गया है शामली के कैराना से हिंदुओं के पलायन का। इलाहाबाद में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मसले पर चिंता जताते हुए कहा कि कैराना की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। जनगणमन में आज हम यही जानने भाग्यपूर्ण है। उधर समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। जनगणमन में आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैराना यूपी में 2017 का चुनावी मुद्दा बनेगा और क्या सियासी पार्टियां कैराना के बहाने ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। क्या यूपी के कैराना में कश्मीर जैसे हालात बन रहे हैं? क्या कैराना में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है? बीजेपी ने ऐसे विस्थापित परिवारों की एक सूची जारी करते हुए दावा किया है कि कैराना से 346 हिंदू परिवार घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं और अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो कैराना की हालत कश्मीर जैसी हो सकती है। अगर हिंदू होने के कारण वो विस्थापित हुए हैं तो यह और बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को वह देखें। उत्तर प्रदेश को कौन ऐसे तत्व हैं जो कश्मीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय सांसद हुकुम सिंह का आरोप है कि पलायन का ये सिलसिला पिछले 4 सालों से जारी है, लेकिन अखिलेश सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कारगर कार्रवाई नहीं की। एक कार्रवाई तो अगर शुरू में हो जाती है ना और वो लोग उनको नियंत्रित कर लिया गया होता तो फिर प्लान करने की आवश्यकता नहीं थी। आरोप बेहद गंभीर है और मसला बेहद संगीन, लेकिन सरकार और प्रशासन को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। यूपी पुलिस तो ऐसे किसी भी परिवार के पलायन की बात से ही इनकार कर रही है। लेकिन अभी आप देखें, अभी कुछ लोग आए थे गांव से, 25 गांव के लोग आए, सभी वर्गों के लोग हैं। उन लोगों का कहना है हमारा तो कोई पलायन नहीं हुआ, हमारे नाम उस सूची में है और हम यहाँ पे खड़े हुए हम कह रहे हैं कि हमारा कोई पलायन नहीं हुआ। कैराना के हालात पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है और बीजेपी की एक टीम भी बहुत जल्द कैराना जाकर मामले की पड़ताल करेगी। अब सवाल ये है कि क्या यूपी चुनाव से ऐन पहले कैराना को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या कैराना के नाम पर पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जनगणमन में बहस का बड़ा मुद्दा ये है आज का, और हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे स्टूडियो में राजीव त्यागी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह हमारे साथ लखनऊ से हैं। सैयद असीम वकार समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी अंजुमन मिनहाज रसूल के हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इन सबसे हम बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमने आपको कैराना का मुद्दा दिखाया, बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के आरोप दिखाए, लेकिन हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि कैराना के हालात क्या वाकई वैसे हैं जैसे बताया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन कैराना गए, वहां वरुण जैन ने जो भी देखा, लोगों से जो बातें कही, वो चौंकाती हैं। आप भी देखिए। लोगों से बात करते हैं कि क्या सच्चाई है जो ये बात आ रही है कि सैकड़ों परिवार, हिंदू परिवार पिछले कुछ समय में यहाँ से घर छोड़कर चले गए हैं। कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल बात निराधार है। कोई भी किसी रंगदारी की वजह से कोई परिवार भी घर छोड़ के नहीं गया है। ये सिर्फ एक हमारे जो माननीय सांसद है उनका राजनीतिक हथकंडा है। और जो भी कुछ लोग गए हैं उसमें हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम परिवार भी गए हैं। वो सिर्फ अपने व्यापार के लिए गए, क्योंकि आदरणीय सांसद महोदय यहाँ से कई बार विधायक भी रहे, कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई व्यापार के साधन या यहाँ कोई ऐसा कोई कारोबार नहीं दिया है जिससे लोग अपना कारोबार कर सकें। और अगर प्लान किया है तो यहाँ से सिर्फ एक आदमी ने प्लान किया। 70 के दशक में 1971 में यहाँ से माननीय सांसद हुकुम सिंह जी ने ही प्लान किया था। जब तक वो राजनीति में नहीं आए थे, उन्होंने यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए प्लान किया था। फिर 2010 में उनके साथ एक दुखद घटना हो गई थी, उनकी बीवी की हत्या हुई थी। वहां से प्लान करके वो मायापुर फार्म पे आ गए। 2013 में भी उन्होंने ये माहौल बिगाड़ करके और 2014 के लोकसभा का चुनाव में फायदा लिया था और अब भी वो 2017 की तैयारी है। यहाँ सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ हिंदू मुसलमान ने जो पलायन किया है, वो जो लोग गए हैं वो कारोबार के तहत गए हैं, अपने बिजनेस के लिए गए हैं। यहाँ कोई दबाव में नहीं गया। एक घटना हुई थी यहाँ इससे पहले जिसके अंदर प्रशासन ने उन लोगों को जेल में डाल दिया। एक गैंग काम कर रहा था जिसके अंदर 2-3 हत्याएं हुई हैं। उन लोगों को प्रशासन ने जेल में डाल दिया। अब कैराना भयमुक्त कैराना है। मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से, नेताओं से, कि राजनीति करें
हिंदू मुस्लिम पर राजनीति ना करें, राजनीति करें, विकास के मुद्दों पर राजनीति करें। जब ये मंत्री जी थे बिजली के, हुकुम सिंह जी यहाँ आए, बिजली आ गई, ये चले गए, बिजली चली गई। अब कहे के ऊपर मुद्दा ठहरा है, कौन हिंदू जा रहा है यहाँ से? जिसका रोजगार कम होगा, पैसा ज्यादा होगा, वो जाकर जिले में व्यापार करेगा। जिले में ज्यादा पैसा कमा लिया, वो सूबे में जाएगा। तो सब जगते हैं तरक्की के लिए। तो आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं एक ये राजनीति की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कैराना गांव में, और जो हिंदू मुस्लिम है वो सब लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। वरुण जैन, इंडिया न्यूज, कैराना। मौके से वरुण जैन की ये रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट वाकई चौंकाती है, चौंकाते वाले तथ्य लेके आई, क्योंकि लोगों को आपने खुद सुना, कैराना के लोगों को ये कहते हुए कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। अगर कोई जा रहा है तो अपने मन से जा रहा है, व्यापार के लिए जा रहा है, काम के लिए जा रहा है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है, अब हम उनका रुख करते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगी आईपी सिंह के पास, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, बड़ा मुद्दा बनाया इसे बीजेपी ने, हुकुम सिंह ने भी, आपका एक 9 सदस्यीय पैनल भी जाने वाला है कैराना, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है, हमारे संवाददाता ने वहां लोगों से बात की, वो ये कहते हैं कि कोई पलायन नहीं हो रहा, कोई हिंदू जा नहीं रहा, कोई जा रहा है तो काम से जा रहा है या व्यापार से जा रहा है। ये सिर्फ राजनीतिकरण है 2017 के चुनाव को देखते हुए। और शीतल, जब से समाजवादी पार्टी सरकार में आई है, 4.5 साल का वक्त बीता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जाति और मजहब के आधार पर राजनीति कर रही है। कैराना शामली का जो ये मामला आया, सिर्फ यही नहीं, चाहे वो आजमगढ़ का सरायमीर हो, चाहे मुबारकपुर हो, ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जहां से हिंदुओं ने पलायन किया है। अभी तो श्री हुकुम सिंह जी जो सांसद है, उन्होंने ये लिस्ट जारी की है, लेकिन ये दुखद है, ये सरकार सिर्फ मजहबी आधार पर राजनीति करती है। और श्री अखिलेश यादव जी ने, शीतल जी, दुखद बात यह है कि आप कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल बनाइए, 250 का बजट 500। अच्छा सिंह साहब, आपको एक मिनट के लिए रोक रही हूँ। मुझे इस बात का जवाब दीजिए आईपी सिंह जी। आईपी सिंह जी, स्थानीय प्रशासन, अरे आप सुन लीजिए प्लीज, कृपया सुन लीजिए। शमशान घाट जाएंगे या सिंह साहब, जाएंगे। आईपी सिंह साहब, सरकार जाति और मजहब के आधार पर राजनीति करती है। अच्छा ठीक है, ओके। 750 दंगे हो चुके। मुझे सुनिए, स्थानीय प्रशासन, सिंह साहब, स्थानीय प्रशासन, पुलिस का भी हमने बयान चलवाया, सुनाया। वो कहती है कि जो लिस्ट जारी की है हुकुम सिंह साहब ने, उसमें जो लोगों के नाम है, वो कहते हैं कि भाई हम तो नहीं कर रहे पलायन, हम तो यही है। हमारे संवाददाता ने लोगों से जाकर बात की, वो कह रहे कि हम कोई यहाँ पलायन नहीं है, हम तो यहाँ पे आराम से अपना काम करें। एक गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से कुछ हत्याएं हुई, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शीतल जी, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। जब दौलत की बेटी की सरकार होती है तो उसके सिपाही की तरह काम करती है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो ये समाजवादी पार्टी के वर्कर की तरह काम करते हैं। ये पुलिस वाले कहां थे जब जवाहर बाग में निर्दोष 52 लोग मर गए? यहां तक कि अपुष्ट खबरें हैं कि 200-250 लोग मारे गए, वहां नरसंहार हुआ। वहां के डीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहां स्थिति खराब है, यहां सुरक्षा प्रदान किया जाए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है निर्दोष हो गए जवाहर बाग को लेकर कि प्रशासन वहां फेल हो गया। बात किसकी मानी जाए? साक्ष्य डीएम ने प्रस्तुत किए हैं, झूठ उत्तर प्रदेश अमेरिकन रॉकेट लॉन्चर निकला, अमेरिकन रॉकेट लॉन्चर निकला वहां पे में हुआ। यहाँ खादान सुरक्षित नहीं है, तालाब सुरक्षित नहीं है, लोगों के मकान सुरक्षित नहीं है। तो इतने साल से ये मसला क्यों नहीं उठा? गुंडाई। सिंह साहब, हुकुम सिंह इलाके के रहने वाले हैं, उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते आए हैं कितने अरसे से, कितने दशकों से रादर मैं कहूंगी। तो फिर ये मसला अब क्यों जाकर उठ रहा है? अगर इस कदर इतनी दिक्कत है वहां हिंदुओं को, तो वो अब क्यों ये मामला उठ रहा है? चुनाव से ठीक पहले इतने साल से सब खामोश क्यों थे? अब तक क्यों ये मामला नहीं उठा? ये कौतूहल का सवाल है। हम सब जानना चाह रहे हैं कि अब जाके क्यों ये बात उठी। हुकुम सिंह तो एक अरसे से वहां पर है, क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक बात मैं कहना चाहूं। हाँ, आऊंगी आपके पास। सिंह साहब, ये सवाल आपने मुझसे पूछा? मैंने आईपी सिंह जी से ये सवाल पूछा, आपके पास भी आ रही हूं, आईपी सिंह से पूछा। बिल्कुल शीतल जी, बीजेपी लगातार 15 वर्षों से बात कहती आ रही, लेकिन दुर्भाग्य है
उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में 9 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही और 5 वर्षों तक दौलत की बेटी मायावती की सरकार थी। मायावती ने लूटने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार के साथ गुंडई की और एक समुदाय और संप्रदाय के आधार पर राजनीति की। इसलिए उत्तर प्रदेश की दुर्दशा है और बीजेपी के नेताओं को जबरदस्ती कैराना की बात कीजिए सर, कैराना की बात कीजिए। पेशाब पिलाने का काम ये समाजवादी पार्टी के मसला आप क्यों उठ रहा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं जवाहर बाग को लेकर कल हाईकोर्ट, जवाहर बाग छोड़िए, कैराना पे आइए। अरे जवाहर बाग तो मत कहिए, सारे वहां पे पुलिस वाले शहीद हुए हैं। कैराना की बात कीजिए। जब जिया में एक मुसलमान सीओ मर जाता है तो आजम खान ने अनशन कर दिया, एसपी मारा गया है, वहां पुलिस वाले शहीद हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। मैं क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी की बात ही कर रहे हैं तो मैं सैयद असीम वकार के पास चलूंगी। वकार साहब, बीजेपी का बहुत ही गंभीर आरोप है, उनका कहना आतंकवादी थे। मौलाना साहब आती हूँ आपके पास भी। वकार साहब, राज्य सरकार पे जबरदस्त और गंभीर आरोप लग रहे हैं कि कश्मीर जैसे हालात पैदा हो रहे हैं कैराना में, और बीजेपी तो ये भी कह रही है कि अगर पुलिस ये बयान दे रही है कि वहां पर जिन लोगों का नाम सूची में है जो पलायन कर रहे हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम तो है नहीं पलायन करने वाले, हम तो यही रह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बीजेपी कह रही है कि ये आप लोगों द्वारा किया गया, आपने पुलिस को भी मैनेज कर लिया है। देखिए, झूठे और मक्कार जो लोग होते हैं उनके आरोप नहीं कहलाते हैं, वो ना ही उन पर आरोपों पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम अच्छे साफ का प्रयोग करिए। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में लाखों आदमी की लिस्ट आपके हवाले कर दूंगा जो बिहार से दिल्ली जाकर रह रहे हैं, जो बिहार से और झारखंड से बंबई जाकर रह रहे हैं, बहुत से लाखों गुजराती महाराष्ट्र में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, लाखों राजस्थान का आदमी दिल्ली में आकर कारोबार कर रहा है, इसको पलायन मानेंगे। ये जो है ना, ये रंगदारी देकर क्या माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के दुनिया में नहीं मिलेगी। लोग अपने अपने कारोबार कर रहे हैं। जब आपने अपने कैमरेमैन को भेजा वहां पर, अरे कारोबार क्या कर रहे हैं? जब कारोबार कर रहे हो तो पलायन क्यों कर रहा हूँ, मिलजुल के रह रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का सर से झुक जाना चाहिए था। हुकुम सिंह जैसे आदमी से इस्तीफा लेना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के ऊपर हुकुम सिंह जैसे फरेबी आदमी का बचाव कर रहे हैं यहाँ बैठकर। अब आप बताइए, इंडिया न्यूज झूठ बोल रहा है या हुकुम सिंह जैसे आदमी झूठ बोल रहा है? पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर दे। इस्तीफा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना होगा। और आप ये बता दीजिए कि जब इंडिया न्यूज ने पड़ताल कर ली है, जो 300 नाम आपने वहां दिखाए हैं, उसमें जितने भी नाम आपने दिए हैं तो मैक्सिमम नाम कैराना में अगर अपने अपने घरों में रह रहे हैं, और उन्होंने इंडिया न्यूज से ये कहा है कि हमारा नाम गलत डाला गया है, हम सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए मिलजुल कर आपस में हिंदू मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, हमने कोई पलायन नहीं किया है, हम तो यहाँ मौजूद हैं, तो आखिर ये किस साजिश के तहत किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई भी है, डरी भी है, दहशत में है। इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई मुद्दा नहीं है। इनके जो विकास पुरुष कहलाए जाते हैं, अच्छा चलिए हिंदुस्तान में, और मैं चैलेंज करता हूं कि 2017 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विनाश के नाम पे लड़ेगी, विनाश के नाम पे लड़ेगी। अच्छा चलिए, और लोगों को भी सुन लेते हैं, और सांप्रदायिकता के नाम, और लोगों को भी सुन लीजिए। राजीव जी और फिर विनोद बंसल। स्टूडियो में बैठकर मैं एक बात यहाँ बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। जैसे प्रवक्ता अगर कोई बात कहते हैं तो ये समाजवादी पार्टी की भाषा है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, आप दोनों ने काफी समय ले लिया है, फिर लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस को भी सुन लेते हैं, राजीव त्यागी और उसके बाद विनोद बंसल। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए, उन दंगों के बाद भी कैराना में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा और वहां पर कोई भी ऐसा दंगे की वारदात सन 47 से लेकर आज तक नहीं हुई है। सन 47 से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं। कल ही मेरी वहां पर हमारे विधायक हैं पंकज मलिक, उनसे बात हुई, और साथ में जो ओम प्रकाश शर्मा जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात हुई, कांग्रेस पार्टी के जो हैं। उन्होंने एक बात कही कि साहब, निश्चित रूप से अपराध की समस्या तो कैराना में है, और अपराध ऐसा है कि रंगदारी का अपराध है। रंगदारी के अपराध की वजह से बहुत सारे परिवार जो है हम अब दहशत के माहौल में रहे।
वो हिंदू भी है, वो मुस्लिम भी है। लेकिन बात यह है कि इसको रोकेगा कौन, ये रुकेगा कैसे? हम लोग बहस करें कि साहब पलायन हो रहा है, हम बहस करें साहब अपराध हो रहा है, तो इसका समाधान क्या है? कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हमारे देश के सभी नागरिकों के समान अधिकार हैं, प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। तो मैं कहना चाहूंगा कि असीम वकार साहब की पुलिस वहां क्या कर रही है? अगर रंगदारी के वहां पे या अपहरण के मामले हो रहे हैं तो उनकी पुलिस क्या कर रही है? दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है शीतल जी, आपने कहा कि वहां हुकम सिंह जी बहुत दिनों से हैं। हुकम सिंह जी वहां पर 18 साल लंबे 18 साल विधायक रहे, उसका 2014 में सांसद बन गए। हुकम सिंह साहब विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो हुकम सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनसे मेरा एक सवाल है सीधा सीधा कि हुकम सिंह साहब ने कैराना के लिए क्या किया? कैराना की कितनी सीधा कि हुकम सिंह साहब ने कैराना के लिए क्या किया? कैराना की कितनी स्टील यूनिटों की उन्होंने मदद की? आज सारी स्टील यूनिट जितनी स्टील यूनिट है कैराना की या मुजफ्फरनगर की, सब बंदी के कगार पे हैं। लोग आप बेरोजगार होते जा रहे हैं। 8 जनवरी 2016 तक का 6 चीनी मिलों ने, मुजफ्फरनगर और कैराना की 6 चीनी मिलों ने सिर्फ गन्ने का भुगतान किया। किसान परेशान है। वो किसान तो हिंदू भी है ना, वो किसान मुसलमान भी है। जिस किसान को, छोटे किसान का सारा जो खेल है, सारा जो परिवार चलता है गन्ने की पेमेंट से चलता है, उसके लिए कितना प्रदर्शन किया। लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा विनोद जी, उसके बाद बोलिएगा, आप अपनी बारे में बोलिएगा। लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से और भारतीय जनता पार्टी को सर माथे में बिठाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि इन 73 सांसदों ने प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिकता के अलावा प्रदेश के विकास के लिए कौन कौन से मुद्दे संसद में उठाए, ये जनता के बीच में उठाए। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, कानून व्यवस्था से पूरा प्रदेश परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहता है, काम नहीं करता है। इसको आप क्या मानेंगे? इसको पलायन मानेंगे या रोजगार की तलाश मानेंगे? पहले तो आप ये साफ करिए। असीम बकार साहब, एक मुझसे पूछ रहे हैं बकार साहब, रोजगार के लिए पलायन हुआ है। मेरी आज ही समाचार पत्र के, एक सम्मानित समाचार पत्र के सम्मानित पत्रकार से भी अभी बात हुई है। उन्होंने एक बात बताई मुझे कि स्पष्टता जो सूची दी गई है उस सूची में फर्जीकरण है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन पलायन हुआ रंगदारी की वजह से, और जिसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। 600 से ऊपर सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं आपके प्रदेश में, आपके राज्य में हो चुके हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 13% क्राइम पूरे देश का सरकार क्या कर रही है? आप तो भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ हुकुम सिंह जी में और राजीव त्यागी जी में कोई फर्क नहीं है। लोगों से एक बात कहना चाहूंगा मैं, लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप तो शर्म करिए। मुजफ्फरनगर में कैंप लगे हुए हैं, उन कैंप में विस्थापित कर रहे हैं। उन विस्थापितों को आज तक आपने घर में नहीं भेजा है। मुजफ्फरनगर में हिंदू भी पीड़ित है, मुस्लिम भी पीड़ित है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से। शीतल जी बात कहना चाहूंगा, आपने वन एलिमेंट्स को शेल्टर दे रखी है मुजफ्फरनगर में भी और कैराना में भी। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी जिन लोगों पर सांप्रदायिकता के आरोप है उनको देश में मंत्री बनाने का काम किया है। मैंने आपको बताना पड़ेगा कि पंजाब लोग बात समझे, सांप्रदायिकता से देश का भला नहीं होगा, प्रदेश का भला नहीं होगा। पहले तो आप यहाँ पर ये जवाब दे दीजिए। सुनिए, मैं सवाल के जवाब दूंगा। देखिए, सुनिए, 346 जो पीड़ित परिवार है, कम से कम उनका दर्द भी समझिए। आपसी राजनीति में अगर उलझे रहोगे तो बेचारे हिंदुओं का क्या होगा, आप समझिए। मैं कहता हूं, मैं आपको साधुवाद देता हूं, कम से कम राजीव जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ परिवार ने, अब आप हमें बस समझाइए, चाहे उन्होंने ग्राउंड जीरो पे जाकर के हमेशा ये कहते हैं कि बीच में नहीं बोलूंगा और आप अभी बीच में बोल रहे हैं। आप हिंदुस्तान को सुनिए बकार साहब, हिंदुओं के मुझे पता है आप हिंदुओं की आवाज को दबाने में माहिर हैं। मेरी बात सुनिए शीतल जी, एक बड़ा फैक्ट बताता हूं आपको। राजेश, एक मिनट सुनिए मेरी बात को, सुनिए। राजेश्वर राव उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल थे और उससे पहले वो आईपी चीफ थे। उन्होंने, अरे सुन लीजिए यार, सुनो महाराज, आपने आपकी में सुनिए, सुनिए मेरी बात को। शहरों में नहीं गए, दूसरे प्रदेश में नहीं गए। अरे छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए राजेश्वर राव जो राज्यपाल थे वो पहले इंटेलिजेंस के चीफ भी रहे
उन्होंने आज से 15 साल पहले एक रिपोर्ट सबमिट की थी केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और उसमें साफ साफ कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक मिनी पाकिस्तान का रूप लेता जा रहा है। अगर इसको संभाला नहीं गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, और वही परिणाम आज जो है उनके 10-15 साल बाद अब सामने नजर आ रहे हैं। आप देखिए आप बताइए, मैं किसी भी हिस्से को देख के नहीं मानता हूँ कि पाकिस्तान हो गया। अरे मेरी बात, पाकिस्तान से तुलना किसी देश के हिस्से की नहीं की जा सकती। मुझे पता है आप तो नहीं मान सकते, मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ। देखिए सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं मान सकती। पिछले 5 साल पाकिस्तान को दिखा नहीं पा रहे, आप देश में पाकिस्तान बना रहे हैं। पीछे बोल रहे हैं, कौन सी राजनीति है? राजीव जी कौन सी राजनीति है? आप भी हिंदुओं का माहिर हैं। अरे कम से कम आप हिंदू और भी लोग हैं। अरे मैं कल से कहता हूँ मैं हिंदू, लेकिन मैं ऐसा हिंदू जो सबका सम्मान करता हूँ। कैसे हिंदू हो यार? मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं पहले भारतीय हूँ, मैं पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, उसके बाद किसी और चीज को मानता हूँ। समझ में आ गया आपको? मैं मौलाना साहब की बात सुनूंगी। मौलाना आप लोग आपस में भिड़ रहे हैं। जल्दी फिर फटाफट अपनी बात। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए सिर्फ ये कैराना नहीं है, कांदला, थाना भवन और गंगो, ये ऐसे इस क्षेत्र हैं जहां पर के बड़े पैमाने पर हिंदू दमन का शिकार है। आप बताओ, दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के कारण बहुसंख्यक समुदाय पीड़ित और प्रताड़ित महसूस कर रहा है और वहां पर अत्याचार हो रहे हैं। इस बात की हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट बाकायदा 15 सुनिए मौलाना साहब, हमने बीच में बोले आप, कम से कम बोलने का तो मौका दो यार, कम से कम। मैं कह रहा हूँ केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग को हमने, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को हमने बाकायदा 15 पेज का पूरा दस्तावेज दिया और उनको कहा कि भैया अल्पसंख्यक समुदाय को समझा लीजिए, भारत का बहुसंख्यक समुदाय इस अल्पसंख्यक समुदाय के अतिवाद के कारण, उनके आतंकवाद के कारण पीड़ित और प्रताड़ित है। आप कम से कम उसको संभालिए, अगर नहीं तो इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव की हिंदू समाज से अपेक्षा मत करना। हिंदू समाज ने भी नहीं पहनी हुई। मैं मौलाना देलवी के पास आ रही हूँ अभी। मौलाना देलवी, देखिए ऐसा है, मैं पहली चीज तो एक बात जानता हूं, क्या रंगदारी के जरिए या किसी सांप्रदायिकता के जरिए जो भी पलायन हो रहा है वो निंदनीय है, और स्टेट की गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार दोनों को इस पे जो है वो सांस लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिस दिन प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन में तकरीर करी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक एडिटोरियल लिख के ये बताने की कोशिश की, और वो आप देख सकते हैं कि गुजरात का शहर है वडोदरा में लोगों ने, उस कॉलोनी के लोगों ने मिलके वहां की सरकार जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको ये कहा कि हम अपनी कॉलोनी में किसी मुसलमान को नहीं रहने देंगे। आपको लग रहा है कि वो मुसलमानों को स्वीकार करेगी वो कॉलोनी? अरे भाई ऐसी स्थिति में जहां आप गांव से भगा रहे हो, आप सोच रहे हो हिंदू समाज आपको सहिष्णुता से स्वीकार करेगा? परवीन भाई तोगड़िया, अरे प्रवीण भाई तोगड़िया क्या कहेंगे? और इसमें सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर गुजरात के सारे हिंदुओं को नपुंसक कहा और कहा आप चलिए छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गुजरात पे मत जाइए, ब्रेक का वक्त हो रहा है, प्लीज खामोश हो जाइए, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद क्योंकि सभी लोगों में एक मत ये है कि पलायन हो रहा है, बेशक वो रिलीजियस वजहों से ना हो रहा हो, रंगदारी की वजह से हो रहा है या जो माहौल है उसकी वजह से हो रहा है, और दोनों ही समुदाय कर रहे हैं, ऐसा सभी लोग एक मत हो रहे हैं। तो इस पर जवाब समाजवादी पार्टी से बन चंगनबन में ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बहस हमारी जारी है और मैं सैयद असीम वकार के पास चलूंगी, समाजवादी पार्टी के नेता। वकार साहब, ब्रेक से पहले एक कंसेंसस हुआ और तमाम लोग जितने यहाँ मौजूद हैं उनका ये कहना है कि पलायन हुआ है कैराना से, चाहे वो बेशक वो धार्मिक वजहों से ना हुआ हो, लेकिन रंगदारी या क्राइम की वजह से पलायन हुआ है। पलायन एक समस्या है, मतलब आपका ये मत है, लेकिन दूसरे लोगों का ये मत है कि ये क्राइम एक बड़ी समस्या है, मतलब पलायन हो रहा है, पलायन एक हकीकत है। वहां से पलायन करके नहीं तो गया। आपकी सरकार के चलते क्यों हुआ? लिस्ट है, बताइए प्लीज क्यों हुआ आपकी सरकार के चलते पलायन? जैसे भी हुआ क्यों हुआ? कम दिमाग के लोगों से बात करिएगा तो आपको कम दिमाग की जानकारी मिलेगी। अरे दिमाग के ठेकेदार मत बनिए आप, दिमाग के ठेकेदार मत बनिए, ठेकेदारी दिमाग की आपने नहीं ली है। करिएगा तो आपको कम दिमाग की जानकारी मिलेगी। अरे दिमाग के ठेकेदार मत बनिए आप, दिमाग के ठेकेदार मत बनिए, ठेकेदारी दिमाग की आपने नहीं ली है। जहाँ जब हिंदू घटा देश घटा, ये देश जानता है इस बात को। पाकिस्तान आप लोगों ने बनवाया, आखिरकार बांग्लादेश क्यों बना? फिर आपसे कश्मीर घाटी से पलायन क्यों हुआ?
और आप कह रहे हो छोटे दिमाग के लोग एक तरफ उत्पीड़न करते हो, उनको दबाते हो, उनकी आवाज को रोकते हो, और दूसरी तरफ कहते हो छोटे दिमाग के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए कम से कम आपको। दंगों से जोड़ने दे आकर तो ये कहाँ की अकलमंदी होगी साहब कि तुम जहालत और जाहिल मानसिकता कम से कम शब्दों का तो ठीक से चयन किया करो, इतना कमी तो होना चाहिए आपके अंदर यार। कानून व्यवस्था को संभालने का काम एक तरफ पीड़ित है, परेशान है आपके शासन में, और आप जिहादी तत्व आजम खान जैसे जिहादी तत्व जो है ना शासन पे हावी है, और आप लोग कह रहे हैं तो हिंदुओं को अपनी भाषा शुरू करनी चाहिए। पार्टी एक फरेबी और मक्कार। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। जवाब नहीं दे रहे वकार साहब। वकार साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये बात रिपीट करती रहूंगी जब तक आप खामोश नहीं होंगे। वकार साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वकार साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वकार साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, और प्लीज सभी लोग खामोश रहिए। मेरा सवाल ये था वकार साहब आपसे कि पलायन जिस भी वजह से हो रहा है, लोगों का ये मानना है कि पलायन हो रहा है, तो आपकी सरकार के रहते ये पलायन क्यों हो रहा है, चाहे उसकी वजह जो भी हो। जवाब दें प्लीज। और हुकुम सिंह शासक मानसिकता के दिखा रही झूठ को हम आवाम के सामने लेकर आएंगे। मानसिकता दिखा रही है जिससे मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया था, जिस तरह से हिंदुओं का कत्ले किया था, उसी तरह से वकार साहब जा रहे हैं और लोगों के इंटरव्यू लेकर जवाब दे नहीं रहे। ये तो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। एक मिनट प्लीज, एक मिनट ने किया नहीं, मुझे बताइए। अरे यार, आप लोग प्लीज मुझे मुद्दे पे आने दीजिए। आपस में उलझना बंद कीजिए। ये मुद्दा गंभीर है, ठीक है, देश की और यूपी की जनता का सवाल है, इसलिए सीधा जवाब चाहती हूं। मैं फिर वकार साहब के पास जा रही हूं, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि कोई इस बीच ना बोले। वकार साहब, मेरा सीधा सवाल जिसका सीधे जवाब की दरकार है वो ये कि पलायन, लोगों का सभी का मानना है पलायन हो रहा है, वजह कुछ भी हो, क्राइम हो सकती है वो वजह, कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि धर्म है, लेकिन अधिकतर लोगों का कहना है कि क्राइम और गुंडाई की वजह से हो रहा है। तो जब पलायन एक हकीकत है, तो फिर आपकी सरकार क्यों खामोश थी अब तक, या है आप क्यों इसे डिसमिस कर रहे हैं, एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे? कितनी बहनों का सामूहिक बलात्कार। देखिए, हम और ये मौलाना साहब भी कह चुके हैं, मौलाना साहब भी कह चुके हैं। महाराष्ट्र में और दिल्ली में बहुत से मुसलमानों ने मोदी जी की सरकार से डरकर और 2002 के दंगों से डरकर पलायन कर लिया है, और उनको वापस गुजरात में बसाया जाए। अगर मोदी जी गलत करेंगे तो समाजवादी पार्टी भी गलत करेगी। सवाल ये नहीं है माय डियर फ्रेंड, संवैधानिक पदों पे जो लोग बाग बैठे हैं उन्हें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। झूठ है। हुकुम सिंह, ये हुकुम सिंह के दिमाग के हालात है, दिमाग का फितूर है, और हुकुम सिंह के ये माना मैंने वाली बात, ये हुकुम सिंह के दिमाग की फितूर है। अगर हुकुम सिंह गलत बोल रहे तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सरकार पता नहीं कार्रवाई क्या करेगी। और हम इसको साजिश से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक साजिश की, और ये एक मौलाना देलवी ये हिंदू मुसलमानों को अलग करके 700 दंगे कराकर उत्तर प्रदेश समाज में वकार साहब को इस बात को तस्लीम करना चाहिए, सही वकार साहब को इस बात को मानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ ऑफ ऑर्डर की जो बात है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है। ये बात हमको माननी पड़ेगी कि 2013 के दंगों के बाद एक बड़ी तादाद जो है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, बड़ी तादाद जो उत्तर प्रदेश के लोगों की वो कैंपों में रहने पे मजबूर हुई। क्या कराना की हालात हो, मुख्यमंत्री को कह सकते हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री को कह सकते हैं, हम आपके मुख्यमंत्री को नहीं कह सकते हैं। और जहां सुन लीजिए, समाजवादी इलाहाबाद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की बात चल रही थी, हम विकास के बारे में बात करें, सबका साथ सबकी विकास, लेकिन अमित शाह पे मुझको एक ऐसे व्यक्ति को जिसको लोगों को भड़काकर उनके शहर से बाहर भेजने का इल्जाम लगा हो, वो व्यक्ति के बारे में ये बात कर लोगों को निकाला जा रहा है। परवीन तोमर आप सबको सर्टिफिकेट बांटेंगे। अरे अभी बात महेश कैराना की हो रही है, कैराना पे आ जाइए। प्रवीण तोगड़िया जी की बात करोगे तो मैं आपको चिट्ठा उधेड़ दूंगा, आप छोड़ दीजिए उन बातों को। जैसा व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति जिसे पूरा जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया हो, अपने लाखों रुपए की प्रैक्टिस उन्होंने कार्रवाई कीजिए, ठुकरा दी हो, और सिर्फ राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं।
हिंदू समाज और राष्ट्र का कैंसर दूर करने के लिए विश्व के नॉन जो कैंसर सदन है वो काम कर रहे हैं इसके लिए। अब आपको बता दूंगा, आपको सुनिए मौलाना साहब, अभी देखो दुनिया के अंदर देश हिंदू घटा देश बटा। मुझे बताइए मालदा में क्या हुआ था, आखिरकार कोकराझार में क्या हुआ, त्रिपुरा में क्या हुआ, कोई शांति वाली हिंदू ने घटा 80 साल के सत्ता ली गई। इस देश में कोई हिंदू ने घटा। आप हिंदुओं को जाते हो, आखिरकार और क्या है हिंदू? मुझे बताइए मौलाना साहब, मुझे बताइए ये आतंकवाद इस्लाम के नाम पर नहीं हो रहा तो किसके नाम पर हो रहा है? मोहम्मद साहब के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर पूरे दुनिया को आतंकित किया जा रहा है और वही काम बोल रहा हूँ। कृपया मुझे आप 30 सेकंड दे। ओहो, आप बीच में नहीं बोले। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बना के भेज देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, आपसे नहीं पूछना चाहूंगा कि अभी मोदी जी ने मुलायम सिंह जी की बहुत तारीफ की, उधर रामगोपाल यादव जी ने मोदी जी की तारीफ की, तो ये नूरा कुश्ती है भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है इनकी और उसी में क्या नाम उसका कोशिश 2007 माय डियर फ्रेंड, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का मुद्दा लिया, राम मंदिर को छोड़ दिया, आर्टिकल 370 लिया, पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया, उसके बाद गाय को पकड़ा, लेकिन गाय को बिहार में देखने के बाद गाय को छोड़ दिया। क्या गाय पे कोई अध्यादेश लाई सरकार? क्या गाय पे कोई कानून बनाने की पहल की भारतीय जनता पार्टी ने? कोई पहल नहीं की, लेकिन मुद्दों को जीवित रखेंगे जिसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है। एक शेर कहना चाहूंगा कि तुम्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है, तुम्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है, तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। भारतीय जनता पार्टी चलिए जवाब सुनिए, सिंह साहब ये जो आरोप लगा है नूरा कुश्ती का, सिंह साहब से फिर वकार साहब से, पहले सिंह साहब से फिर वकार साहब से के बारे में भी स्पष्ट करे कांग्रेस से तो सारे स्पष्टीकरण मांग लीजिए, कांग्रेस स्पष्टीकरण देगी, लेकिन मैं कहूंगा क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों के अच्छे दिन आएंगे? क्या इसी तरह से देश के किसानों के अच्छे दिन आएंगे? क्या इसी तरह से नौजवानों के अच्छे दिन आएंगे? क्या अच्छे दिन लाने के लिए जरूरी है? त्यागी जी प्लीज चुप हो जाइए। सिंह साहब और वकार साहब दोनों पे ये आरोप पार्टियों पे लगातार आप दोनों पे लगता रहा है और अब भी लग रहा है, इस बहस के दौरान भी ये बात कही गई है कि ये नूरा कुश्ती आप दोनों के बीच की। इस पर जवाब चाहिए मुझे आप दोनों का, पहले सिंह साहब का फिर वकार साहब का। अब बाकी लोग घटना को छुपाना है। मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले सिंह साहब को सुन लीजिए, फिर आपके पास आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, पहले सिंह साहब को सुन लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको घटना छुपाना नहीं है। आ रही हूँ प्लीज, पहले सिंह साहब को सुन ली। मोदी जी की एक छवि बनी थी पूरे हिंदुस्तान में, जो उन्होंने जिस तरह से इनका सिंह साहब को सुन ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जवाब मैं दूं ना दूं? अरे आपसे मैं जवाब लूंगी, पहले सिंह साहब को सुन लीजिए, फिर आप ही की बारी है। सिंह साहब देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उसका कुछ है नहीं, वो स्टूडियो और अखबारों तक जीवित पार्टी है, इसलिए कांग्रेस की बातों को मैं तवज्जो नहीं देता, ना हमारी पार्टी देती है, ना यहाँ के अन्य माननीय साहब, ये प्रजातंत्र है, सच है और प्रजातंत्र में प्रत्येक भारतीय को अपनी बात कहने का सरकार संविधान संबद्ध अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल अगर मैं कर रहा हूँ और आप इतने अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, तो ये तो चिंता का विषय है प्रजातंत्र के लिए। समर्थन देती रही, ये प्रजातंत्र के लिए चिंता का विषय जो आपकी भाषा है कि अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी हथियार निकले, बीजेपी पार्टी को पार्टी मानते हैं, इसलिए जीवन में कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने के बारे में एक कार्यकर्ता भी नहीं सोच सकता। बड़े कानून मंत्री महोदय ने कहा है, कानून मंत्री ने कहा है कि हालात खराब है और ये सही समय है आर्टिकल 356 को इस्तेमाल करने का। गौड़ा साहब ने कहा ये, क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे बताएगी कि आर्टिकल 356 इस्तेमाल करेगी नहीं करेगी? शीतल मुझको 1 मिनट बताइए मुझे। आऊंगी आपके पास। शीतल 1 मिनट। आप चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित है कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश की, तो आज सदानंद गौड़ा जो कि देश के कानून मंत्री है, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 356 को इस्तेमाल करने का ये सही समय है, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्टीकरण दे कि पार्टी। चलो ठीक है, सवाल चला गया आपका। सिंह साहब फटाफट, फिर मौलाना साहब और फिर वकार साहब।
सिंह साहब एक लाइन का जवाब चाहिए मुझे। मैं बिल्कुल ये कहूंगा शीतल जी, किनका जवाब देना है मौलाना? हाँ मौलाना जी आपके पास आ रहे हो, इसके बाद सुन लीजिए। एक लाइन का मैं ये कह रहा हूँ शीतल, जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती बहुत पुरानी है। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सबसे पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की मदद से बने थे। उन्होंने कार सेवकों को गोलियां भी चलवाई थी, वो मुलायम सिंह के साथ कार सेवकों को गोलियां चलवाई थी, जहां पर सैकड़ों कार सेवक नूरा कुश्ती पुरानी घायल हुए थे। कम से कम सोच समझ के तो बात करिए। अरे भाई, पंचकोशी परिक्रमा की मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ने लगे। क्या समाजवादी पार्टी और विष्णु के लोग नहीं मिले थे? क्या मिले थे आपस में? उसके बाद पूरे प्रदेश में हालात बिगड़ने लगे। क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, गरीबों को, गांव को इसी तरह से विकास देगी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। सैयद असीम वकार ने डेकोरम माना और वो चुपचाप खामोश सुन रहे हैं। अब हम सीधे वकार साहब के पास चलेंगे और वकार साहब ये जो आरोप अभी वो चुपचाप खामोशी सुन रहे थे सबको, तो मुझे मैं गलत नहीं बोलूंगी, मैं सही बोलूंगी। तो वकार साहब, ये जो तमाम बातें उठ रही हैं कि ये नूरा कुश्ती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की आपस की और आप लोग ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर मुझे आपका समाजवादी पार्टी का जवाब चाहिए। देखिए, 2002 के दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो छवि पूरे देश में बनी थी वो सब जानते हैं। अरे भाई, आपके कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी एक संस्था चलाते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से। उस राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2002 के दंगों के बाद मोदी जी को बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड दिया था। तो ये काहे के लिए दिया था राजू त्यागी जी बता रहे भाई, कहाँ की बात उठा के ले आए आप? कलेआम के लिए दिया था, बोलते हैं आप, मेरे मित्र हत्याओं के लिए दिया था, झूठ बोलते हैं। ऐसा जाफर साहब को कैसे होगा? एनसीआर के आंकड़ों के तहत उत्तर प्रदेश क्यों ऐसी उस पर जवाब नहीं देंगे। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो रहा है। आप लोग जापान जाते जाते चीन पहुंच रहे हैं। मसला गंभीर है और क्योंकि वक्त अब ब्रेक के बाद ज्यादा नहीं होगा, तो सबसे इसका सोल्यूशन चाहूंगी कि भाई सोल्यूशन बताइए, राजनीति मत करिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद राज्य सरकार समाजवादी पार्टी की और बीजेपी जो ये तमाम आरोप लगा रही है और जिनका ये कहना है कि हिंदुओं के साथ वहां पर अन्याय हो रहा है और वो पलायन करने को मजबूर है, दोनों ही के प्रतिनिधि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चले गए स्टूडियो से। उनसे हमें सोल्यूशन चाहिए थी, लेकिन अब जो बचे हुए हमारे मेहमान हैं उनसे जानना चाहूंगी। राजीव त्यागी जी, सबसे पहले आपके पास आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये भी एक फैक्ट है कि लोग पलायन कर रहे हैं, किसी भी वजह से कर रहे हो, जो डर है, भय है, वो है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी राजनीतिकरण की बजाय क्या करना चाहिए राज्य सरकार को प्रायोरिटी के तौर पर और बीजेपी को? तो कांग्रेस पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कानून का शासन होना चाहिए और उसको जारी करने के साथ साथ प्रदेश सरकार की और देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि सद्भावना लाओ, विकास कराओ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी सद्भावना यात्रा पूरे प्रदेश में की है। हमने इसलिए की कि देश में या प्रदेश में हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो पूरा विश्व हमारे आगे नतमस्तक होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख। मोदी जी ने आकाश के तारे दिखा करके मोदी जी इस मौजूदा स्थिति के बारे में बता रहा हूं, मोदी जी आकाश के तारे दिखा करके लोगों को बता रहे हैं कि बहुत उजाला हो चुका है। उजाला जब होगा किसान के, नौजवान के, गरीब के, गांव के घर में, जब आप विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश कैराना की स्थिति का उपाय बताइए। कैराना का बता रहा हूं, कैराना कानून व्यवस्था, कैराना कॉन्स्टिट्यूशन कौन लागू करेगा? जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है तो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश सरकार को या तो नोटिस जारी करे या प्रदेश सरकार के मुश्किल टाइट करने का काम करे। उधर प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से अपने प्रशासन को कहीं ना कहीं चाक चौबंद करने की जरूरत है, जिसकी वजह से सारी घटनाएं हो रही हैं और लोग डर में हैं। विनोद बंसल। शीतल जी, देखिए, मैं इस इतनी दुखद घटना के बावजूद भी जहां 346 परिवार अभी भी प्रताड़ना झेल रहे हैं और परेशान हैं, पीड़ित हैं, लेकिन उन पर मरहम लगाने की बजाय उसके कैबिनेट मंत्री आजम खान जो जिहादी तत्वों के हाथों वो खेल रहे हैं और पूरी सरकार उनके नंगे नाच को देख रही है। और उसने आज क्या बयान दिया, बड़ा गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि कैराना का विषय दंगाई ही उठा रहे हैं
अरे मैं पूछना चाहता हूं आजम खान जी से, आखिरकार वो दंगे करवा कौन रहा है और दंगे के पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, और आखिरकार उनको प्रोटेक्शन किसकी पुलिस दे रही है? आखिरकार वो पुलिस जो है उनके एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती? देखिए, समाधान की आपने बात करी तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। देखिए, बंगाल, बिहार, आसाम, कश्मीर को, केरल को लेकर के, केरल के बाद में आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनी है, ये वास्तव में देश के लिए बड़ी गंभीर स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है। सरकार, जब तक सरकारें जातीय धर्म के आधार पर भेदभाव करती रहेंगी, जब तक बहनों और भाइयों के बीच में जो दोराव पैदा करती रहेंगी, आप मुझे बताइए, कैराना की घटना को ये नहीं है कि 346 परिवार ऐसे उठ के चल दिए, ठीक है, ठीक है, चले गए, लेकिन एफआईआर क्यों दर्ज करिए? मौलाना साहब, कैराना की सोल्यूशन क्या है? मुजफ्फरनगर के लिए कैराना की सोल्यूशन कुछ ही सेकेंड्स आपके पास है। बिल्कुल, मैं सीधी एक बात कहता हूं, क्या कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हो, या गुजरात के जम्बूसर की बात हो, या झारखंड के अंदर दलित जो ईसाई बन गए उनका पलायन हो, या महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित लोगों का पलायन हो, उत्तर प्रदेश में सरकारों की जिम्मेदारी यह है कि सरकार इस पर चिंता करे। और भारतीय जनता पार्टी के 73 एमपी खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद उत्तर प्रदेश से आते। मेरा कहना यह है, समाजवादी और बीजेपी के बजाय तमाम पार्टियों को ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पर जाए और निरपेक्ष जांच करके के सामने सारी बात आनी चाहिए, ताकि हिंदू मुस्लिम और हमारा जो सद्भाव बिल्कुल, ताकि मान्यता पानी हो सके। सभी लोग इस पर राजनीति करने की बजाय एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, ऐसी सबसे दरकार है। फिलहाल जनगणमन में इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, आप हमें जरूर दीजिए। शीतल राजपूत 05 पे ट्वीट कीजिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें